हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज साइंस का सेट नंबर 43 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और उससे पहले जो भी दोस्त जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख लें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया, ठीक। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक। चलिए आज का सेट नंबर 43 का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला प्रश्न है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनो डैश होता है। देखिए आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव हो गया, ठीक है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव बोल रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव का कहाँ पर होगा। ये हो जाएगा आपको अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव। वहाँ पर क्या होगा, जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 0 हो जाएगा तो उसका परनोद क्या होगा, ठीक ना। उसका परनोद क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, ठीक है। देखिए बाह रक्षक जो होता है, मतलब क्षेत्र रक्षक जो होता है यानी फील्डर, वो अपने बाहों को, देखिए कोई भी गेंद आ रहा है तो वो कैच जब लिया जाता है तो वो हाथ को जो है ना थोड़ा पीछे करके लिया जाता है, ठीक है। पीछे इसी कारण लिया जाता है कि उसमें जो है ना समय को बढ़ाया जाता है, ठीक है। जिससे समय जब लंबे समय तक जब हम लेते हैं तो उसमें जो है ना हमें कम बल का अनुभव होता है। नहीं कम बल का अनुभव होगा तो नहीं चोट हमें कम लगेगा, इसी कारण से किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होगी, ठीक। देखिए कोई बंदूक है माना कि, ठीक, ये बंदूक है आपको, इससे जो है आपको बुलेट दागा गया है, ठीक। ये बुलेट दागा गया है तो इसमें क्या करें, बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होगी, नहीं बंदूक की अपेक्षा, ठीक है ना। बंदूक की अपेक्षा जो है बुलेट की गति ऊर्जा क्या होगी, बुलेट क्या होगा, गति में होगा, ठीक ना। लेकिन जो है बंदूक जो है गति में होगा लेकिन थोड़ा सा गति में होगा, ठीक ना, क्योंकि हल्का सा पीछे में झटका मारेगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि नहीं बंदूक की अपेक्षा जो है बुलेट की गति क्या होगा, अधिक होगा, ठीक ना। यानी बंदूक की तुलना में अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदूक की तुलना में अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग के घात के nth के समानुपाती होता है तो यह n का मान क्या होगा। देखिए वेग जो होता है, वेग ये त्वरण के समानुपाती होता है, ठीक ना। यहाँ पर n के घात क्या है, तो 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक 70 केजी का आदमी है जो कि 50 न्यूटन के बल से जो एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, ठीक ना। तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितनी बल से धक्का दिया, ठीक ना। देखिए एक 70 केजी का आदमी है, ठीक ना, वो 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, 50 न्यूटन के बल लगाया है, बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, ठीक ना। 50 केजी का आदमी है उसको धक्का दे दिया, ठीक। धक्का दिया तो 50 केजी वाले आदमी जो उसके व्यक्ति को कितनी बल से धकेलेगा, ठीक ना। यानी क्या होता है कि हमेशा जो है किसी भी एक्शन के बराबर जो होता है ना विपरीत रिएक्शन होता है, ठीक ना। विपरीत रिएक्शन होता है। ये 50 न्यूटन का बल लगाया है तो ये भी 50 न्यूटन का ही बल लगाया है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 50 न्यूटन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है, ठीक ना। देखिए कोई वस्तु है दोनों सिरे से जो है पकड़ करके खींचा जा रहा है, ठीक ना, तो उस पर जो लागू बल होगा वो होगा आपको खिंचाव बल, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल यानी बल बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्य करने वाला बल ये क्या हो जाता है, सुनिए। देखिए जब दो समान बल, देखिए दो समान बल है किसी निकाय पर, ठीक है, एक कोई निकाय है यानी कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर दो समान है, माना कि इधर 50 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और इधर भी 50 न्यूटन का ही बल लग रहा है, समान बल हो गया, ठीक। ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। देखिए निकाय पर जो है कोई कार्य कितना बन जाएगा, बल यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि इस पर कोई कार्य नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश होता है, ठीक ना। देखिए तत्कालिक वेग किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले समझिए तत्कालिक वेग क्या होता है। कि तत्कालिक वेग वह वेग है जैसे उस समय का ही वेग जो होगा तत्कालिक वेग है। जैसे कोई गाड़ी है अभी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक ना, पर आवर से चल रहा है तो इसका तत्कालिक वेग यही हो गया, ठीक।
तत्कालिक वेग ये हो गया, ठीक है। औसत वेग क्या होता है कि जैसे कोई वेग है, जैसे अभी 20 किलोमीटर चल रहा है, आगे जा करके 30 किलोमीटर पर आवर के साल से चलेगा, तो इस दोनों को जोड़ करके जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको औसत वेग, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होगा, ठीक ना। देखिए अभी कोई ए बिंदु है और बी बिंदु है, सी बिंदु है, ठीक ना। यहाँ पर जो है कि भी किसी भी चीज़ है उसका चाल है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, बी पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, सी पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और यहाँ पर 1 सेकेंड टाइम लगा एक से बी जाने में, बी से भी 1 सेकेंड लगा, ठीक ना। तो क्या है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु रख दो। देखिए तत्कालिक वेग यहाँ 2 है, यहाँ भी तत्कालिक वेग 2 है, तत्कालिक वेग यहाँ भी 2 है, ठीक। तो यहाँ औसत वेग देखिए दोनों का कितना हो जाएगा, 2 + 2/2 = यानी 4/2 यानी 2 हो गया, ठीक ना, 2 हो गया। यानी कि तत्कालिक वेग 2 और औसत वेग भी 2 आया, यानी कि तत्कालिक वेग और औसत वेग दोनों बराबर है। तो कब है, तो इस पर तुरंत शून्य, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तीनों जगह जो आपको 2 मीटर पर सेकेंड ही है। अगर त्वरण इसमें रहता तो ये 2 से आगे रहता, ठीक नहीं, या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर त्वरण शून्य है, ठीक ना। चलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या होगा, त्वरण शून्य होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए गति का 3 समीकरण होता है, ठीक ना। पहला समीकरण जो होता है वो होता है v = u + at। पहला समीकरण जो होता है गति का वो होता है v बराबर होता है u + at। दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2s, ठीक ना। प्रथम समीकरण जो है ये वेग और समय को बताता है, ठीक ना। और दूसरा समीकरण जो है ये विस्थापन और समय को बताता है, और तीसरा समीकरण जो है ये विस्थापन और वेग को बताता है, ठीक ना। से पूछा है कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध है। दूसरा समीकरण जो है स्थिति विस्थापन को देते हुए स्थिति और किसके बीच, समय के बीच संबंध बता रहा है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या होगा, नहीं 284, यानी कि परमाणु क्रमांक इसका क्या हो गया, 8 2 10 4 14 है, ठीक ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 परमाणु क्रमांक वाला कौन होता है, देखिए आपको एल्युमिनियम होता है 13, ठीक। और एल्युमिनियम के बाद होता है आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना होता है आपको 14 होता है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझना होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, देखिए जब कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। जब कोई डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। जब कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा हो जाएगा और जो बाकी बात है ये दोनों पाई बॉन्ड होगा, ठीक ना। अब देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और अब स्ट्रक्चर में हम देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड को गिनते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी क्या हो गया यहाँ पर, तो सिग्मा बॉन्ड जो हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक ना। पाई बॉन्ड देखते हैं तो डबल बॉन्ड में जो बचा होगा वही पाई बॉन्ड होगा, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, और एक पाई बॉन्ड, 3 गो पाई बॉन्ड है, ठीक ना। पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पर, 3 पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड 12 है और पाई बॉन्ड 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम की अगर परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। देखिए मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो जाएगा, 2 8 और 2 हो जाएगा, ठीक ना। इसकी जो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता क्या हो जाएगा इसका, +2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम धातु डैश में संग्रहित की जाती है। देखिए सोडियम धातु जो होता है वो केरोसिन में संग्रहित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और देखिए जल में क्या संग्रहित किया जाता है, जल में जो है आपको फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि धवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डैश गैस निकलती है। देखिए धवन सोडा है Na2CO3, इसको जब हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl + CO2 + H2O निकलता है, ठीक ना। यहाँ पर CO2 क्या है, गैस है, ठीक ना। यहाँ कौन सा गैस निकला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया करा देता है, ठीक ना। दूधिया कौन सी गैस चूने के पानी बनाएगा, ये बनाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु इस समय से एल्युमिनियम है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना है। देखिए इसमें जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको पूरे का द्रव्यमान निकालना होगा, ठीक है ना। पूरे का द्रव्यमान क्या होगा,
देखिए यहाँ पर पूरे का द्रव्यमान निकालते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 27, तो 27 हो गया, और 2 एल्युमिनियम है यहाँ पर, तो 27 गुना 2 हो गया, प्लस देखिए पूरे पर हॉल 3 है, तो 3 इंटू सल्फर का कितना होता है आपको 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, और 16 पर कितना है 4 गो है, ठीक ना, 16 64। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ये जाएगा आपको 54, प्लस 3 इंटू कितना होगा 32 और 64, 16 हो गया, 32 और 64 मिला हो जाएगा आपको 96, यानी 3 गुना 96, ठीक। तो इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 96 288, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको जाएगा 342 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से किसका परसेंटेज पूरा पूछा है, तो परसेंटेज हमको पूछा है ऑक्सीजन का। इस समय देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 16 चौक 64, अब पूरे पर हॉल 3 है, यानी 64 गुना 3/342 गुना 100, यही इसका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हमें आ जाएगा 56.1% आ जाएगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। देखिए हृदय पेशी कोशिकाएं जो होती है ये होता है बेलनाकार शाखा युक्त और एक नाभिकीय होता है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि ए बी एवं ओ रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया। देखिए ए बी एवं ओ ये तीनों रक्त ग्रुप का जो खोज किसने किया, तो कॉल्डलेन एस्टिनर ने किया, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बचा कौन सा ग्रुप है, तो बचा है ए बी ग्रुप। तो ए बी ग्रुप को खोज आपको क्या था, क्या था, ये केस्टिलो किया था, केस्टिलो और एस्टूलरी ने किया था, ठीक। चलिए अगला अनुवांशिकी सामग्री के डैश वाहक है, ठीक ना, अनुवांशिकी सामग्री का वाहक इस समय कौन है, तो जीन है। जीन है जो है अनुवांशिकी सामग्री का वाहक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। हमारा इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में फिल कर दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।